हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी समरी सीरीज में। और बच्चों, हम लोग देखते ही देखते पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ, यानी ऑलमोस्ट हमारी समरी सीरीज के एंड की तरफ। तो बच्चे, समरी सीरीज के अंदर आज हम कौन सा लेक्चर करने वाले हैं? तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे 2 चैप्टर्स जिनका नाम है मैडम राइड्स द बस और द सरमन एट बनारस। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे मैडम राइड्स द बस के बारे में। एंड मैडम राइड्स द बस बच्चे कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम है वल्ली माई। ठीक है, ये कहानी है बच्चे एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम है वल्ली माई। ये वल्ली माई बच्चे कहाँ रहती है? ये वल्ली माई रहती है एक छोटे से गांव में। 8 साल की ये बच्ची है और इसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद था अपने आसपास की चीज़ों को देखना। और ऐसे ही देखते देखते एक बार उसको एक बस के अंदर बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और उसका मन करता है कि क्यों ना मैं भी उस बस में ट्रैवल करूं। तो उस पूरी बस की जर्नी वो कैसे अंडरटेक करती है बच्चे, ये स्टोरी उसके बारे में है। दूसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं बच्चे द सरमन एट बनारस। और सरमन एट बनारस गौतम बुद्धा के द्वारा दिया गया पहला, आप कह सकते हो कि उपदेश था कि कैसे वो जिंदगी के बारे में उन्होंने क्या समझा। पहले ही उपदेश में वो बताते हैं जिसके अंदर वो बात करते हैं डेथ की, कि मौत जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आती ही है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ से बाहर आप किस तरीके से आओगे वो बात बताते हैं हमारे सरमन एट बनारस में। तो बच्चे, आज की क्लास का टारगेट होने वाला है मैडम राइड्स द बस और सरमन एट बनारस। तो आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को, मैडम राइड्स द बस। तो मैडम राइड्स द बस बच्चे स्टोरी लिखी है वल्ली कनन ने। आप लोग याद रखेंगे कि बच्ची का नाम वल्ली माई है, लेकिन जो हमारे जो राइटर है स्टोरी की, उनका नाम है वल्ली कनन। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये एक सेंसिटिव स्टोरी, दिस सेंसिटिव स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ 8-year-old विलेज गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी टू अ टाउन नियर हर विलेज। ये एक सेंसिटिव सी स्टोरी है जो हमें एक अकाउंट, बेसिकली हमें एक इंसिडेंट बताती है एक बच्ची के बारे में, एक 8 साल की बच्ची के बारे में, जो 8 साल की एज में पहली बार एक बस जर्नी खुद से करती है, कंप्लीटली अलोन। ठीक है, बिल्कुल अकेले ट्रैवल करती है। अब क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे उसके गांव के अंदर, उसकी उम्र के कोई बच्चे नहीं थे, तो वल्लिया माइया वल्ली क्या करती थी, वो अपने घर के बाहर खड़ी रहा करती थी देखने के लिए कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, या वहां पर क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों से खेलने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें उसे देखने को मिलती थी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ विचित्र, हर दिन कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें वो देखती, हर दिन कुछ नई चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करती, और उसको भी लगता कि वाह यार, ये मैं दोस्तों के साथ खेल कर तो ऑब्वियसली उसे मुझे ये सब नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो अपने घर से बाहर के आसपास की ज़िंदगी को देखा करती थी। हर दिन उसको कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता था। सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस उसके लिए था बच्चे एक अर्ली अपीयरेंस ऑफ अ बस, कि हर घंटे उसके घर के आगे से एक बस जाया करती थी, दैट शटल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो कहाँ से जाया करती थी? उसके विलेज से लेकर सबसे पास वाले टाउन तक, फिर टाउन से लेकर वापस इनके घर तक। तो ये बस को देखते देखते उसके मन में भी एक डिजायर, उसके मन में भी एक इच्छा जाग उठी कि मुझे भी इस बस के अंदर बैठना है, मुझे भी इस बस में ट्रैवल करना है। और देखते ही देखते ये विश इतनी स्ट्रांग होती गई कि इसके मन में ये एक ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई। बेसिकली इसके मन में ये एक ओवर पावरिंग डिजायर बन गई, और वल्ली को लगा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर मुझे बस में ट्रैवल करना है। तो जब भी बस उसके पास से जाती, वो बस के अंदर बैठे हुए लोगों को देखती, बड़ा मन करता है उसका कि यार काश मैं भी इस बस में बैठ पाती, क्या काश मैं भी इस बस में जितना जल्दी हो सके जाकर एक राइड ले लूं। अब क्या करूं भैया, मन तो कर रहा है बस में ट्रैवल करने का, लेकिन कर सकते नहीं। फॉर मंथ्स अब उसका भी मन किया कि भैया मेरे को बस में जाना है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया। तो कई महीनों के लिए वो लोगों की कन्वर्सेशन सुनती, उसके घर के आसपास की, बाकी लोगों की जो बस में ट्रैवल करा करते थे, और वहां से बच्चे उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जो आते थे, कभी कभी वो इधर उधर करके कि बताना जरा, ऐसे करके मजाक में सवाल पूछ लिया करती थी, ताकि उसको पता लग जाए कि वहां पर वो लोग क्या क्या चीजें कर रहे थे। तो इसी तरीके से बच्चे उसने लोगों की बातों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके एक्सपीरियंसेस से गैदर करी, और उसको कुछ पता लगता है अबाउट अ बस राइड। ठीक है, उसे बस इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस इन्फॉर्मेशन को बच्चे अब वो बताएगी कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। उसे ये पता लगता है बच्चे कि पूरी हमारे टाउन से लेकर, उसके विलेज से लेकर, जो विलेज से टाउन तक का रास्ता है वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 6 माइल्स है। ठीक है, तो उसकी टोटल जर्नी कुछ 6 माइल्स की होने वाली है। दूसरा से ये पता लगता है कि टाइम द बस जर्नी बिटवीन द विलेज एंड द टाउन, जो बच्चे 45 मिनट्स 1 राउंड में लेता था।
ठीक है, कितना लेता था 45 मिनट्स फॉर 1 राउंड, एक राउंड 45 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लेता था, ठीक है, और उसके बाद वापस से 45 मिनट से बस वापस आती थी। और उसको ये भी पता लगा कि एक तरफ का फेयर कितना है, तो बच्चे एक तरफ का फेयर था 30 पैसे। अब 30 पैसे कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन वल्ली जैसे बच्चे के लिए इतना ज़्यादा बस में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसे आना जाना दोनों करना था, तो उसे 60 पैसे बचाने पड़ते। अब वल्ली जैसे बच्चे के लिए 60 पैसे बचाना, 8 साल के बच्चे के लिए 60 पैसे बचाना बहुत बड़ी बात थी। तो उसे ये भी पता लगता है कि अगर वो 1 o'clock की बस लेती है तो विदाउट अलाइटिंग, मतलब विदाउट गेटिंग डाउन, बस से बिना उतरे अगर वो बस के अंदर ही बैठे बैठे वापस आ जाती है तो वो 2:45 तक घर बड़े आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि उसे 1 hour 45 मिनट्स का टाइम लगना है, 15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट जाना, 45 मिनट्स आना, 90 मिनट्स यही हो गए। और अगर 15 मिनट का ब्रेक भी वो ले लेती है तो 2:45 तक वो घर पक्का आ जाएगी। यानी उसने पूरा प्लान बना लिया कि मुझे कैसे अपनी बस जर्नी प्लान करनी है। उसे बेसिक डिटेल्स तो पता लग गई, रूपरेखा तो बन गई। अब बस क्या करना है, अब बस दिमाग चलाना है, ये सोचना है कि बस में जाऊँ कैसे और बस में बैठ के वापस आऊँ कैसे। तो उसने डिटेल्ड कैलकुलेशंस और प्लान्स बनाए ताकि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा टाइम चुनूं जिसमें से जाकर मैं बड़े आराम से बस में बैठूं और बड़े आराम से बस में ट्रैवल करके आ जाऊं। तो एक दिन बच्चे ऐसे ही दोपहर का समय था, एक स्प्रिंग डे का समय था, वल्ली छुपके से अपने घर से बाहर निकल जाती है उसकी मम्मा के नॉलेज के बिना। उसकी मम्मी को नहीं पता कि वो बस में अकेले घूमने जा रही है, और इसी तरीके से वो जाती है, बस को रोकती है और उस बस में बैठ जाती है। तो कंडक्टर ने सबसे पहले बोला भी कि तुम जिसके लिए बस रोक रही हो जाओ और उसको ले आओ, लेकिन वल्ली बोलती है कि मैं तो किसी का इंतजार कर ही नहीं रही, मैं तो खुद अकेली जाना चाहती हूँ। तो वल्ली क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी तो उसने बोला कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेले इस बस में ट्रैवल कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि देखो मेरे पास पैसे भी हैं, आप मुझे बस में ट्रैवल करने को मना नहीं कर सकते, आप मुझसे पैसे लो और मुझे बस में ट्रैवल करने दो। तो कंडक्टर भी बड़ा गुड नेचर का था, आप लोग लिख सकते हो। तो कंडक्टर जो था वो भी गुड नेचर्ड मैन था, तो उसने भी आने दिया वल्ली को। ठीक है, जब वल्ली ने उन्हें बस फेयर दिखाया कि ये देखो मैं पैसे लेकर आई हूँ, तो उन्होंने बस में आने दिया कि ठीक है चलो तुम आ जाओ। अब कंडक्टर जो था वो बड़ा ही सरप्राइज, बड़ा ही अम्यूज, बड़ा ही आश्चर्यचकित कि यार इतनी छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, और बात ऐसे करी जैसे बड़ी औरत हो। इतना दिमाग, इतना मतलब इंसान कैसे बात कर सकता है, इतनी तेज तर्रार कैसे हो सकता है बच्चा, इतना चपल, इतना ज़्यादा कनिंग इतना बच्चा है, इतना स्मार्ट है कि 8 साल की एज में सारा काम खुद कर रहा है। तो ही वॉज वेरी अम्यूज्ड बाय हर एक्शंस एंड द मैनर ऑफ कन्वर्सेशन, कि इस बच्चे की आवाज़ में कोई भी बचकानापन नहीं है, इस बच्चे की बातों में कोई बचकानीपंती नहीं है। ये बच्ची लगी नहीं रही मानो जैसे ये 8 साल की हो, ये तो कोई 20 साल की लड़की लग रही है जो बड़े ध्यान से, बड़ी सोच समझ के बात कर रही है। तो वो उसे मैडम भी बुलाते हैं, क्योंकि भैया हम मैडम किसको बुलाते हैं, जब हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी को तो हम उन्हें मैडम बुलाते हैं। तो उन्हें वो मैडम बुलाते हैं कि हाँ जी मैडम जी आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। बिकॉज अगर आपके दुकान पर या आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उन्हें मैडम ही रिगार्ड करते हैं, भले ही वो छोटी एज की हो या बड़े एज की हो। एंड क्योंकि भैया वो प्रॉपर फेयर दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो इसीलिए कंडक्टर ने भी बोला कि हाँ जी मैडम। एंड उन्होंने बोला कि आप बाकी पैसेंजर्स को भी बोला कि चलिए चलिए हट जाइए, हमारी मैडम आ रही हैं। वल्ली को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार मेरे को तो बड़ी इज्जत मिल रही है। अब वल्ली को सब देख रहे थे, बिकॉज सबके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज सिनेरियो था कि 8 साल का बच्चा बस में अकेले ट्रैवल कर रहा है। तो वल्ली को बड़ी शर्म सी आ जाती है और बड़ी जल्दी जाकर वो एक सीट पे बैठ जाती है। अब बच्चे जो बस थी ना वो बिल्कुल नई थी और बाहर से वाइट कलर की पेंटेड थी और उसके ऊपर ग्रीन कलर की धारियां जो थी इस तरीके से बनी हुई थी। अब वल्ली आसपास सब कुछ देख रही, जैसे अपनी आंखों में सब चीज़ों को बसा लेना चाहती है। उसके लिए वो आउटसाइड व्यू जो था वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो रहा था, वो उसे दिख नहीं रहा था। बिकॉज जहाँ पर आप मान लो ये अगर विंडो थी तो यहाँ वाला विंडो का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चे, जहाँ से हम बाहर देख सकते हैं, वो कवर्ड था और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ओपन था। क्योंकि यहाँ पर बच्चे कैनवस ब्लाइंड, बेसिकली आप कह सकते हो कि नीचे कर्टन्स डले हुए थे और ऊपर का हिस्से में नहीं थे। तो इसीलिए वल्ली ने डिसाइड किया कि भैया अगर तो मुझे बाहर देखना है, अगर तो मुझे दिन एंजॉय करना है, अपना व्यू एंजॉय करना है, तो सीट पे खड़े हो जाओ। तो वल्ली अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई ताकि वो बाहर बड़े प्यार से देख सके, आउटसाइड वर्ल्ड को निहार सके। एंड उसने हर चीज़ को बड़ी ही क्लोजली, बड़ी ही प्यार से, बहुत ही डिटेल में अपनी आंखों में बसाती गई, क्योंकि वल्ली को भी पता था कि ये उसका ओनली मौका है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इतना खो जाती है कि उतने में एक जेंटलमैन आते हैं और उसको स्नब करते हैं, यानी ब्रिंग आउट ऑफ थॉट्स, उसको उसके ख्यालों से बाहर निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, खड़े रहोगे तो गिर जाओगे।
अब वल्ली जो थी वो यहाँ पर अपना वन टाइम एक्सपीरियंस लेने आई है और वल्ली नहीं चाहती कि उसे कोई भी किसी भी तरीके की बात बोलकर उसके फन को रोके, उसके मजे को रोके। तो उसने बोला कि आप मुझे मत बोलिए, आप खुद बैठ जाइए, ठीक है। उसने बोला आई एम अ बिग लेडी, आई एम अ बिग पर्सन, आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, तो आप मेरे को मत समझाइए, आई नो व्हाट आई कैन डू। तो उसने, वो चाहती नहीं थी कोई भी उसे बच्चा बोले, ठीक है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड एज अ, शी डजंट वांट टू बी कॉल्ड अ मैडम, शी डजंट वांट टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। शी सेज आप मुझे कुछ मत बुलाओ, आप मेरे को टैगलाइन मत दो कि मैं छोटी हूँ, या आप मुझे टैगलाइन मत दो कि मैं बड़ी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ एंड आई एम लाइक दिस ओनली। तो उसने बड़ा कंडक्टर को भी बड़ा क्लियर कर दिया और अपने को पैसेंजर्स को भी कि भैया देखो, आई एम नॉट अ चाइल्ड, डू नॉट कंसिडर मी अ चाइल्ड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने अपना पूरा फेयर दिया है, आप मुझे खड़े होने से, बैठने से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो वल्ली ने बोला कि नहीं, मैं सीट पर खड़ी रहूंगी। लेकिन जब और लोग बस के अंदर आने लगे, बाकी पैसेंजर्स आने लगे, तब हमारी वल्ली को खुद लगा कि यार मेरी सीट चली जाएगी। तो सीट को बचाने के लिए वल्ली खुद भी सीट पर जाके बैठ गई, बिकॉज अब उसको इस चीज का फियर आने लगा कि यार मेरी सीट चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। और यही चीज कंडक्टर ने भी बोली कि तुमने जो पूरे पैसे दिए हैं तो खड़े होने के थोड़ी दिए हैं, बैठने के दिए हैं, बैठ के एंजॉय करो ना, जब तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारी सीट का पैसा भी वसूल हो जाएगा, खड़े होने के लिए थोड़ी 30 पैसा दिया है। तो अब आगे रास्ते में चलते चलते वल्ली को ट्रीज दिखी, उसने एंजॉय किया, फील्ड्स दिखी जो उसकी बस के साइड से जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चीज बच्चे जो उसने उसे बहुत ज्यादा हंसाया, वो एक काऊ थी। क्यों? बिकॉज बच्चे, काव क्या कर रही थी, काव की जो टेल थी ना वो हवा में इस तरीके से ऊपर थी एंड वो मिडिल ऑफ द रोड में भाग रही थी यहाँ से वहां, एज इफ वो मजे कर रही हो। पर एक्चुअली में कहानी ये थी कि वो बिल्कुल भी मजे नहीं कर रही थी, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दैट काउ वाज वेरी वेरी स्केयर्ड बिकॉज इतनी ज्यादा लोग वहां पर हॉर्न मार रहे थे एंड शी वाज सो स्केयर्ड ऑफ द पीपल कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। सो द काउ वाज रियली वेरी स्केयर्ड। अब अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर अभी मेंशन नहीं है, वो एक ओल्ड लेडी के बारे में है कि जब वल्ली बैठी हुई थी तो वापस से एक ओल्ड लेडी आती है और उसको डांटने लगती है और बोलने लगती है कि एक 8 साल का बच्चा अकेले कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसको तो पता नहीं ये कहीं खो ना जाए, लाइक शी इज सो स्मॉल एंड एवरीथिंग। नाउ द लेडी लुक्ड रिपल्सिव, ठीक है। तो लेडी जो थी वो वल्ली को बहुत ज्यादा रिपल्सिव लग रही थी और सवाल आता है कि वो ओल्ड लेडी इतनी रिपल्सिव क्यों थी, यानी वल्ली को देखकर उन आंटी को वल्ली को उन आंटी को देखकर इतनी घिन क्यों आ रही थी। तो बच्चे, बिकॉज वो आंटी हैड बिग ईयर होल्स। एक तो वल्ली को लग रहा था कि यार इनके कान के होल्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। उन्होंने बड़ी अगली ईयरिंग्स पहनी हुई थी, उन लेडी ने जो ईयरिंग्स पहनी थी वो बहुत ज़्यादा अगली थी, बड़ी गंदी सी ईयरिंग्स थी। और तीसरी चीज़ वो ये कहती है कि वो बीटल जूस was spilling out of her mouth, और वो सुपारी खा रही थी और सुपारी खाने से मुंह में बहुत ज़्यादा थूक प्रोड्यूस होती है, तो वो थूक जो थी वो उनके मुंह के कोने से बाहर आ रही थी और वो जैसे मुंह बड़ा बड़ा खोल खोल कर बोल रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है, तो वल्ली को वो आंटी बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लगती है। और वल्ली आंटी को भी ये बोलती है कि आंटी प्लीज़, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, आई नो मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज़ आप शांति रहिए। तो यहाँ पर वो यही बोलती है, none can be friends with her, sociable with her। इसे मतलब इन आंटी से बात करना भी बहुत टफ था, क्योंकि जैसे उनका अपीयरेंस था उनको देखकर वल्ली का तो बिल्कुल ही मूड ऑफ हो गया कि भैया इन आंटी से तो मुझे बात करनी ही नहीं है, ठीक है। अब वो जो काव थी बच्चे, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अपनी टेल इस तरीके से हवा में उठाकर भाग रही थी। एट लास्ट काव मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून जो बस थी वो टाउन पहुंच जाती है, एक बड़ा रेल रोड गेट क्रॉस करके। अब वल्ली जब टाउन पहुंचती है तो वहां पर जाकर उसे भैया दोनों तरफ ब्राइट लुकिंग शॉप्स दिखती हैं, बहुत चकाचौंध दिखती है, बहुत सामान दिखता है, बहुत सारा आइटम्स दिखती हैं मार्केट के अंदर, गुड्स दिखते हैं मार्केट के अंदर, सामान दिखता है। इसकी वजह से वल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पूरी एक्साइटमेंट में बच्चे बस एक जगह पर रुकती है और सब उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली नहीं उतरती। तो जब कंडक्टर पूछता है कि वो बस से नीचे क्यों नहीं उतर रही, तो वो बताती है कि मैं बस से नीचे नहीं उतरने वाली, आई एम नॉट गोइंग टू अलाइट यानी गो डाउन, बट आई एम गोइंग टू गो बैक टू द विलेज बाय द सेम बस। वो कहती है मैं यहाँ पर बस में बैठने आई थी, तो मैं जिस रास्ते से आई हूँ मैं उसी रास्ते से वापस जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी बस से नीचे नहीं उतरूंगी। और उसने अपनी जेब से एक और 30 पैसे निकाल कर दिए और बोला कि ये रहा मेरी रिटर्न जर्नी का फेयर, आप मेरे को वापस ले चलो। अब होता क्या है, वल्ली ने बोला कि भैया मेरे को तो वापस ले चलो, मेरे को वापस जाना है। कंडक्टर जो था
ही वॉज वेरी शॉक्ड, ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई ये लड़की यहाँ तक आई भी लेकिन नीचे भी नहीं गई। तो उसने उसे बोला भी कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और नीचे से अपने लिए कुछ पीने को ले आओ, अभी बस नहीं रुक जा रही। पर वल्ली ने बोला कि नहीं, मैं बस में ही बैठी रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर। आप बस एक काम कीजिए, ये बस को चलाइए और हम यहाँ से चलते हैं, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, दी ओनली थिंग आई वॉन्ट इज टू गो बैक होम, आप मेरे को इसी बस में वापस ले जाओ। तो कंडक्टर ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पेप्सी का पैसा दे दूंगा, अगर तुम्हें पीनी है तो आई कैन गेट यू अ ड्रिंक। लेकिन वल्ली ने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, जस्ट टेक माय 30 पैसा एंड यू नो सेंड मी बैक होम। तो यहाँ पर हम वल्ली को बहुत ज़्यादा समझदार कहेंगे कि ऑल्दो वल्ली ने पागलपंती तो करी बस में अकेले ट्रैवल करके, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है, वो घर जाने के लिए यही बोलती है कि मुझे किसी की भी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे यहाँ से घर ले जाओ, दैट्स इट एंड दैट वुड बी इनफ फॉर मी, मेरे लिए वही काफ़ी होगा। तो वल्ली ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस जो थी वो वापस घर की तरफ निकल जाती है। अब रिटर्न जर्नी में भी बच्चे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, तो कंडक्टर ने पूछा कि अगर तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे बारे में टेंशन हो रही होगी तो तुम क्या करोगे। तो वल्ली ने बोला कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे घर में कोई मेरी टेंशन नहीं ले रहा होगा, आप ज़्यादा बातें मत कीजिए और वापस चलिए। अब जब बच्चे वापस वो लोग आ रहे थे तो वल्ली वापस अपनी जर्नी एंजॉय कर रही थी, वही सारी चीज़ें जो उसने आते हुए देखी अब वो जाते हुए भी देख रही थी। लेकिन उस पूरे के पूरे सिचुएशन में उसको एक रियल शॉक, ठीक है, एक ऐसा सिनारियो जो उसके मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है तब मिलता है जब वो उसी काऊ को जो थोड़ी देर पहले सड़क पर भाग रही थी उसको डेड देखती है, ठीक है, that had run ahead of the bus during her onward journey was lying dead। अब वो देखती है कि वो काऊ जो है वो जमीन पे एक कोने में मरी भी पड़ी है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको पहली बार जब वो डेथ एक्सपीरियंस करती है एक एनिमल की, तो शी वॉज वेरी ओवरकम बाय डेथ, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है उसकी डेथ से, बिकॉज पहली बार उसने ऐसे किसी एनिमल को मरते हुए देखा था। तो जो साइड थी डेड काऊ की, वो वही काऊ जो उसे इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, लवेबल लग रही थी, अब वो मर चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि इस तरीके से इस काऊ के साथ क्यों हुआ। अब पूरे रास्ते वल्ली का मूड इतना खराब रहा कि ये पूरे इंसिडेंट ने, दिस सैड इंसिडेंट हॉन्टेड हर। बेसिकली ये इंसिडेंट जो था उसके दिमाग से निकला नहीं और उसके सारी की सारी एक्साइटमेंट को डैम्पन कर दिया, बेसिकली उसकी सारी एक्साइटमेंट को वेस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इतना मूड खराब होने के बाद वल्ली का मन ही नहीं था विंडो से बाहर देखने का, और वो अपनी सीट पर तब तक बैठी रही जब तक वो 3:40 पे, ठीक है बच्चे 2:45 आना था, 3:40 हो रहे हैं, 3:40 पर वो अपने एरिया में पहुंचती है। अब कंडक्टर के साथ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जब वो कहती है कि मैं फिर आऊंगी अपनी बस में ट्रैवल करने और मैं फिर किराया लेकर आऊंगी, तो वल्ली बस से नीचे उतर जाती है। अब वल्ली जब अपने घर पहुंचती है तो वो वहां पर नोटिस करती है कि उसकी मम्मी जागी हुई है और उसकी मम्मी के साथ एक आंटी वहां पर खड़ी है जो अपने आप में एक चैटर बॉक्स है, यानी बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें करती थी वो आंटी, और बहुत ज़्यादा बातें करने की वजह से ही वो आंटी वहाँ खड़ी हुई थी और उसकी मम्मी से बातें कर रही थी। अब बच्चे आप लोग याद रखना कि वल्ली की जो मदर थी ना, उनका प्लान हुआ करता था बेसिकली 1 से 4 उनका स्लीपिंग टाइम हुआ करता था, 1 से 4 वो सोया करती थी, ठीक है। 1 to 4 यूज टू बी हर मदर्स स्लीपिंग टाइम, उस समय पे उसकी मम्मा सोया करती थी, एंड वल्ली का यही वो टाइम था जिसमें वो कहीं ना कहीं घूमने चली जाया करती थी। जब ये 2 लेडीज बात कर रही थी बच्चे तो कि दुनिया में क्या चल रहा होता है, हमें तो नहीं पता लग सकता कि दुनिया में हर जगह पे क्या चल रहा है, तो वल्ली की मदर बता रही थी कि हम जैसी लेडीज़ के लिए ये जानना मुश्किल है कि बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है। अब वल्ली को अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हो रहा कि यार मेरी मम्मी को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं तो ट्रैवल करके आई हूँ। तो उसने ये भी ऐड किया कि अगर उन्हें पता लग भी जाएगा ऐसे मैटर्स का तो वो उन्हें कभी भी पूरे तरीके से नहीं समझ पाएंगी। तो वल्ली ने भी बोला कि हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आपको पता लग भी जाएगा तो भी आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पर वल्ली ने अपने पॉइंट को दिमाग में रखते हुए बोला था, लेकिन मम्मी और उसकी आंटी को ये लगता है कि पता नहीं कितनी छोटी बच्ची है, बड़ों की बातों में बोलती है, और वल्ली इसी तरीके से मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। दिस सरप्राइज बोथ हर मदर एंड हर आंट व्हेन द मदर आस्क्ड वल्ली टू क्लैरिफाई, उसने बस मिस्टीरियसली स्माइल किया और ऐसे स्माइल करते करते वहां से चली गई। वल्ली ने कुछ भी नहीं बोला, शी डिड नॉट इवन रिएक्ट। यानी वल्ली का ये जो बस जर्नी का सीक्रेट था, ये सीक्रेट वल्ली ने मेंटेन करके रखा, वल्ली ने ये सीक्रेट को मेंटेन करके रखा। उसको लगा कि चलो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी क्लियर होगी। अब बच्चे हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है सरमन एट बनारस, एंड ये स्टोरी लिखी गई है बाय बेटी रेनशॉ, और जिसमें हम लोग देखेंगे गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में कुछ इंसिडेंट्स। तो बच्चे सरमन एट बनारस जो बेटी रेनशॉ ने लिखा है, ये स्टोरी जैसा मैंने आप लोगों को बताया
ये स्टोरी गौतम बुद्धा के बारे में है। तो बेसिकली बच्चे आप सब लोगों को पता है कि हमारे बुद्धिज़्म का जो ट्रेडिशन है वो गौतम बुद्धा के द्वारा ही, रिलीजन जो है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एक नॉर्मल ज़िंदगी छोड़कर एक संत बनने का डिसाइड किया। इन्होंने क्या चीज़ अचीव करी अपने वो संत बनने के बाद, और क्या क्या चीज़ों में हमारी इनकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आए, वो सब हम लोग देखेंगे। तो बच्चे गौतम बुद्धा स्टार्टिंग में एक वो नहीं थे, सेंट नहीं थे। स्टार्टिंग में वो एक प्रिंस थे जिनका नाम था सिद्धार्था गौतमा, ठीक है। और ये अपनी जो फर्स्ट फेज ऑफ जिंदगी है, यानी अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव जो है वो बहुत ऐशो आराम पैसों में काट के आए थे। उनकी स्कूलिंग हुई थी बच्चे 4 से लेकर 12 साल तक की एज में, जहाँ पर इन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए थे, और उसके बाद इन्होंने 16 साल की एज में शादी कर ली थी। फिर इनका एक बेटा होता है, और बच्चे ये 24 साल की एज तक बड़ी अच्छी कमाई के साथ, बहुत ज़्यादा पैसों के साथ, ये कमाई नहीं, बहुत अच्छी ज़िंदगी ये जीते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में अभी तक कोई भी दुख नहीं देखा था। लेकिन 24 या 25 की एज में बच्चे क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं एक दिन ऐसे ही हंटिंग पे निकलने के लिए। तो जब वो अपने पैलेस से बाहर निकलते हैं बच्चे, तो वो जाके देखते हैं सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपने पैलेस को रिनाउंस कर दिया, बेसिकली अपने पैलेस को उन्होंने छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, सारे पोजेशंस को छोड़कर वो निकल गए दुनिया में एनलाइटनमेंट की खोज में। और एनलाइटनमेंट में उन्होंने देखा बेटा दुनिया के सफरिंग्स, उन्होंने देखा जिंदगी में लोगों की पीड़ा, उन्होंने देखा एक बीमार इंसान को, और बीमार इंसान की लाचारी ये कि वो अपनी तबीयत ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने देखा एक ओल्ड एज में एक इंसान को जो अपनी उम्र के आगे कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने देखा कि इंसान के मरे हुए शरीर को, और उसके साथ उसके फैमिली वाले जा रहे हैं रोकर। और एक बेटा उन्होंने देखा मंक, मंक का मतलब होता है सेंट। उन्होंने एक साधु को देखा जो भिक्षा मांग रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से दुख दर्द से भरे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये दुख से बाहर निकलना चाहता हूँ, आउट ऑफ पेन। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये आउट ऑफ पेन निकलना चाहता हूँ, मेरे को दुख दर्द में नहीं रहना है। तो उन्होंने क्या किया बच्चे, उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, वो फॉरेस्ट में जाकर रहने लगे, ठीक है। फॉरेस्ट लाइफ उन्होंने अपना ली, फॉरेस्ट के अंदर ये जाकर रहने लगे। अलग अलग मेथड्स उन्होंने यूज़ करे एनलाइटनमेंट अटेन करने के। तो 7 साल बाद क्या होता है, अपने घर से निकलने के बाद 7 साल बाद ये एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं, और इस बार ये पक्का करके बैठते हैं कि इस बार तो मैं एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा या अपने दिमाग में जो एक आत्मस्फूर्णा है वो लेकर ही आऊँगा कि ये दुनिया में क्या चल रहा है। और 7 दिनों में उनकी मेडिटेशन के बाद उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया आगे क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। बच्चे ये पीपल ट्री का नाम इन इस एनलाइटनमेंट के बाद पड़ा बच्चे बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, समझदारी का पेड़। और इनका नाम महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, इनका जो नाम था वो क्या पड़ गया, इनका नाम पड़ गया सिद्धार्था गौतमा से गौतम बुद्धा, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ तो चुका ही, समझ तो चुका ही हूँ दुनिया के बारे में, तो क्यों ना अपनी नॉलेज जो है वो इसको दुनिया में दिया जाए। तो लोगों की सफरिंग हटाने के लिए, मैनकाइंड को एक रास्ता दिखाने के लिए गौतम बुद्धा ने क्या किया, सरमन देने शुरू करे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था बच्चे वो कहाँ पर दिया, बनारस में दिया, तभी इसे सरमन ऑफ बनारस बोला गया है। बच्चे जो सरमन है ये हमें एक डीप इंसाइट, बेसिकली एक डीप इन्फो देता है लोगों की लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में। ये बुद्धा ने दिया था कीसा गौतमी को। बच्चे कीसा गौतमी कौन थी, कीसा गौतमी वॉज अ लेडी, ठीक है। उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था उनके लाइफ में जिसने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया था। इट वॉज गिवन बाय बुद्धा टू कीसा गौतमी, नॉट थ्रू अ लॉन्ग डिस्कोर्स, एक बहुत लंबी कहानी के थ्रू नहीं, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, जिसने एक इनडेलिबल, बेसिकली बेटा कैन नॉट बी रिमूव, कैन नॉट बी डिलीटेड। तो उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट उनको बताया, या एक ऐसी चीज उन्होंने बताई, एक ऐसा दुख उनकी जिंदगी में था उस लेडी के, कीसा गौतमी के, जो वो चाहकर भी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती थी। क्योंकि बेटा स्टोरी ये थी कि वो एक यंग मदर थी, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी अपना बेटा खोया था, और वो चाह रही थी कि उनका बेटा जो है वो जिंदा हो जाए। तो वो क्या कर रही थी, वो अपने बेटे की डेथ से रिकंसाइल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए कीसा गौतमी अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर घर से घर घूम रही थी, और चाह रही थी कि कोई उसे मेडिसिन
मेडिसिन दे दे ताकि उसके बेटे को वापस से जिंदा कर दिया जा सके और उसका बच्चा जो है वो डेड चाइल्ड जो है वो अलाइव हो जाए। सारे नेबर्स ने उसको बड़ी सहानुभूति दी कि बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो बच्चा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी ने बोला कि मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का पता बताता हूँ, एक फिजिशियन का पता बताता हूँ, साक्या मुनि के पास चले जाओ जो है बुद्धा के, ये साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। इसे वही है जो तुम्हारी परेशानी के अंदर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो कीसा गौतमी बड़ी खुश होकर चली जाती है हमारे गौतम बुद्धा के पास उनसे पूछने के लिए कि आप बताइए अब मैं अपनी परेशानी का निवारण कैसे करूं, मैं तो बड़ी ही मुसीबत के अंदर हूं, आप मेरी मदद कीजिए और आप मुझे बताइए कि मैं अपने आप को इस परेशानी से कैसे बाहर निकालूं। तो कीसा गौतमी जब बुद्धा के पास जाती हैं तो बुद्धा ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, बुद्धा ने उन्हें बोला कि तुम एक काम करो, तुम किसी के भी घर से जाकर मुझे मस्टर्ड सीड लाकर दे दो। मस्टर्ड सीड बच्चे क्या होते हैं? मस्टर्ड सीड होते हैं सरसों के सीड। उन्होंने बोला सरसों के बीज मुझे लाकर दे दो, सरसों के बीज मुझे लाकर दो, मैं तुम्हें फिर बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद वो कहते हैं लेकिन हाँ याद रखना कि वो सरसों के बीज किसी ऐसे घर में से होने चाहिए जिनके घर में कोई भी आसपास का या घर वाला व्यक्ति मरा नहीं हो, ऐसे घर से जाकर तुम्हें बीज लेकर आने होंगे। तो कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है, लोगों से मांगती है, बोलती है कि आपके पास अगर ऐसे बीज, अगर आपके पास सरसों के बीज हैं तो मुझे दे दो। लोग देने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बताती है आपके घर में कोई मरा नहीं होना चाहिए, तो सब लोग यही बोलते हैं कि देखो हमारे घरों में जिंदा लोग कम हैं लेकिन मरे हुए लोग बहुत ज्यादा हैं। और उसके बाद पूरे दिन जब वो लोगों के पास जाती है और अंत में आकर बैठती है तो उसको रियलाइज होता है कि मैं बहुत सेल्फिश थी। अब मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने ये चीज देख ली कि डेथ तो है भैया दुनिया में सबके घर पे है, यानी डेथ एक ऐसा सत्य है जिससे तुम भाग नहीं सकते। तो कीसा वापस घरों से घर जाती है। हर इंसान उसको हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड देने को रेडी था, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर कोई मरा ना हो। लास्ट में जब वो बैठती है और अपने दूर एक लैंप को देखती है, एक दिए को देखती है और देखती है कि उसकी जो बाती है वो कभी जल रही है, कभी बुझ रही है, कभी धीरे हो रही है, उसकी लौ कभी तेज हो रही है। और उस टाइम पे उसको ये चीज रियलाइज होती है कि इंसान की जिंदगी भी उस दिए जैसी ही है। जब इंसान की बाती तेज होती है तो वो बड़ी अच्छी हेल्थ में होता है, लेकिन जब वो बाती जो है वो बंद बुझ होती रहती है, यानी इंसान की जिंदगी में अच्छाई बुराई चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जिस तरीके से वो बाती बुझ जाती है, इंसान की जिंदगी का दिया भी बुझ जाता है। एट लास्ट उसको ये रियलाइज होता है कि यार डेथ तो हर एक के घर थी, सिर्फ मेरा बेटा नहीं मरा, दुनिया में बहुत लोग मरते हैं। और उसको ये भी पता लग जाता है कि वो बहुत सेल्फिश थी इस चीज के अंदर कि वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहती थी। वो एक ऐसी चीज करने की बात कर रही थी जो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो अब मान जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है अपने बेटे की डेथ को कि ठीक है अब ऐसा होना ही था तो मैं कुछ कर नहीं सकती। और उसे ये पता लगता है कि अगर कोई भी इंसान इमॉर्टल होना चाहता है, अगर कोई भी इंसान अमर होना चाहता है, अगर वो अपनी जिंदगी दुख में नहीं काटना चाहता, अगर वो अमर होना चाहता है अपने ही ख्यालों में, तो उसको सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी। उस इंसान को ये मोह माया से, मटेरियलिस्टिक थिंग से बाहर आना पड़ेगा। और बुद्धा भी अपने सरमन में यही बताते हैं कि देखो मौत जो है ना वो इनएविटेबल है, आप उसको चाह कर भी कांट बी स्टॉप्ड, आप उसको चाह कर भी रोक नहीं सकते। एक ऐसा इंसान जो धरती पर आया है, वो समझदार है, वो फूलिश है, वो रिच है, वो डेड है, वो रिच है, वो पुअर है, वो यंग है, ओल्ड है, अल्टीमेटली उसने मरना ही है। ठीक है, इसे इस धरती में जो भी है उन सब ने मरना है। इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी और बहुत दुख से भरी हुई है। ठीक है, इसे उसके अंदर अगर तुम किसी की मौत का दुख ले लोगे तो तुम और पागल हो जाओगे। तो इसे इसीलिए ऐसे दुखों में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिस यानी शांति और हमें चैन तब आता है जब इंसान अपने आप को इस लिमिटेशन से, यानी जब इंसान अपने आप को ये शोक से बाहर निकाल लेता है, तभी इंसान जो है वो परेशानी से बाहर आ सकता है। अब यहाँ पर बच्चे हमारे गौतम बुद्धा जो हैं उन्होंने इंसान को एक अर्दन पॉट भी बोला है। उन्होंने बोला था कि इंसान जो है वो एक मिट्टी के घड़े जैसा है, कि जिस तरीके से एक मिट्टी का घड़ा धरती के नीचे से निकलता है और धरती में ही जाकर मिल जाता है, इंसान भी बिल्कुल वैसे ही है। इंसान भी धरती से ही निकलता है, 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाता है। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, जिसका एग्जाम्पल का नाम है राइप फ्रूट का एग्जाम्पल। वो ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वो राइप फ्रूट जैसा है, यानी पके हुए फल जैसा है। पके हुए फल जैसा वो इसीलिए कि जिस तरीके से पका हुआ फल कभी भी पेड़ से नीचे गिर सकता है और उसकी ग्रोथ वहीं रुक सकती है, वैसे ही एक इंसान जो धरती पर आ गया है वो कभी भी मर सकता है, उसकी उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है। तीसरी चीज बच्चे वो ये बताते हैं कि इंसान जो है ना वो ऑक्स इन अ स्लॉटर जैसा है। ही सेज एक समय पर जब आप अपने परिवार में किसी के जाने का दुख मना रहे होते हो, उतने ही देर में भगवान एक ऑक्स की तरह, भगवान उस समय जिस तरीके
तरीके से बैलों को बूचड़ खाने में मारा जाता है, एनिमल्स को बूचड़ खाने में मारा जाता है। इसे इस भगवान भी उस तरीके से एक 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 करके, जब आप अपने घर में किसी के लिए रो रहे होते हो, दुनिया में कहीं और किसी और की मौत हो रही होती है। तो वो कहते हैं आप चाह कर भी किसी की डेथ नहीं रोक सकते। एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एक रिश्तेदार अपने फैमिली वालों को नहीं बचा सकते। तो इससे बेटर तो ये है जब अगर आप समझ जाओगे कि दुनिया में मौत का कोई भी अंत नहीं है, मौत आएगी ही आएगी, और अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यस डेथ आएगी ही आएगी, तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। वो कहते हैं मैं आपको ये नहीं कहता कि आप दुखी मत हो, बुरा मत मानो कि आपकी जिंदगी से कोई इंसान चला गया, आपको दुखी होने का, बुरा मनाने का, शोक मनाने का पूरा हक है, लेकिन इतना भी शोक मत मनाओ क्योंकि तुम्हारे मरने, तुम्हारे रोने से वो मरा हुआ इंसान वापस तो आ नहीं सकता। तो उस चीज पर दुख मनाओ, लेकिन इतना दुख मत मनाओ कि तुम्हारी खुद की तबीयत इतनी खराब हो जाए, तुम खुद अपने आप को इतना सिक एंड फेल कर लो कि तुम्हारी खुद की जिंदगी ऐसे वो जिंदा मुर्दे जैसी हो जाए। तो इसे दुख मनाओ, लेकिन इतना भी दुख मत मनाओ, इतना भी सेल्फिश मत हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। और यहीं पे आकर बच्चे चैप्टर भी हो जाता है खत्म। ये तीनों रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए ये तीनों रेफरेंसेस मैंने अलग से बताई हैं। तो इसी के साथ बच्चे हमारा ये थर्ड लास्ट लेक्चर भी हो जाता है खत्म। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आप सब बच्चों को दोनों स्टोरी समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन बच्चे करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू ऑल एंड बाय बाय एवरीवन।